और बिजनेस को जो बढ़ावा देंगे आप, तो देश का बटाधार होना तय है। आप राजनीति करने आ रहे हैं बिजनेस? आप भी देखते होंगे चौराहे में, गली में, नुक्कड़ों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है शिक्षित युवा प्रत्याशी। लेकिन अगर हम हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप सामने ही देख रहे हैं, गाड़ी की टायर फंस जाता है उसमें, उनके घर की तरफ से ही गया, उसको ठीक नहीं करा पाए, विधानसभा में क्या ठीक कराएंगे? वो कुछ नहीं किया उन्होंने केवल नफरत 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 फैलाई। जिस तरह भी आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो क्या लगता है आपको बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अगर मैं बीजेपी की बात करूं, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज की डेट में महिलाएं 12 बजे रात को भी कहीं जा सकती हैं। जिस तरह भी आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो क्या लगता है आपको बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अगर मैं बीजेपी की बात करूं, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज की डेट में महिलाएं 12 बजे रात को भी कहीं जा सकती हैं। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कादीपुर से? राजनीति का उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है। राजनीति का उद्देश्य है गांव, गरीब, किसान, उपेक्षित, वंचित, परेशान, लाचार, बेबस लोगों की मदद करना। राजनीति का उद्देश्य ये होना चाहिए। जिस तरह आपने कादीपुर से 2027 में विधायक बनने का सपना देखा है, अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं या जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे कादीपुर में? अभी हमारे साथ डॉक्टर दिलीप गौतम जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अपना ताल ठोक रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इनके साथ काफ़ी संख्या में युवा जुड़े हुए थे और युवा चेहरा भी हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे युवाओं के बारे में, क्या सोच रखते हैं, और एक कादीपुर विधानसभा से जिस तरह ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, क्या इनके मुद्दे हैं और यहाँ का माहौल क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, सब लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, आप भी मैदान में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जिससे लोग आपको और अच्छे तरीके से जाने। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप गौतम है और मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है, प्रयागराज से। और मेरा मास्टर से लेकर पीएचडी तक की जो पढ़ाई हुई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हुई है। वहाँ से मैं पोस्ट डॉक्टरेट भी हूँ, जो पीएचडी के बाद पढ़ाई होती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। और जेएनयू में रहते हुए मैं छात्र संघ के चुनाव को लड़ा। और छात्र संघ में कई सारे चुनाव होते हैं, जैसे एक काउंसलर का चुनाव होता है, फिर उस जो है सेंट्रल पैनल के चुनाव होता है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री का चुनाव होता है। तो उसमें मैंने अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा। और वहाँ से मैं कुछ दिनों तक वहाँ पर जो हॉस्टल का अध्यक्ष भी रहा मैं, और बहुत सारे पदों पर रहा मैं जेएनयू के जो संस्थान में। और वहाँ से लेकर के मैं सच बताऊँ तो जब मैं हॉस्टल का अध्यक्ष था, तो मेरे हॉस्टल के पीछे डंपिंग गार्बेज था। डंपिंग गार्बेज होता है तो क्या था कि वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी। और जब बरसात होती थी तो कूलर लोग चलते थे, पंखे चलते थे, तो वो स्मेल आती थी हॉस्टल्स में। तो जब स्मेल आती तो उससे हॉस्टल बहुत सारे प्रभावित थे, 7-8 हॉस्टल थे, उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी थे, सब प्रभावित होते थे। तो मैं जब उसका अध्यक्ष बना तो मैंने मन में ठाना कि जो डंपिंग गार्बेज आते हैं ये साफ़ क्यों नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पहले बहुत सारे अध्यक्ष आए, बहुत सारे अध्यक्ष चले गए, किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। क्योंकि एनुअल फंक्शन होता है तो अपने एनुअल फंक्शन कराए, उसके बाद चले गए। लेकिन मैंने प्रण किया कि इस डंपिंग गार्बेज को हटाएंगे। डंपिंग गार्बेज को हटाने के लिए मैंने, जो वहाँ पर एक DSW होता है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया वार्डन के माध्यम से। हॉस्टल में 4 वार्डन होते हैं, वार्डन के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ दिनों तक इंतज़ार किया, लेटर पर लेटर देता रहा, फिर कार्रवाई उस पर हुई नहीं। उसके बाद जो है कुछ दिन बीता तो मैं दोबारा गया। जब दोबारा गया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इसको ठीक करा दीजिए, नहीं तो मैं कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, डंपिंग गार्बेज हटा नहीं। उसके बाद मैंने वहाँ पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। और मैंने उस रोड को जाम कर दिया। हमने कहा कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता है, ये डंपिंग गार्बेज यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक मैं हंगर स्ट्राइक करूँगा। उस हंगर स्ट्राइक को फिर वाइस चांसलर आए, रजिस्ट्रार आए, तमाम अधिकारी और आए, मीटिंग हुई, सारी चीज़ें सॉल्व हुई। उसमें 24-25 JCB लगाकर 24 आवर के अंदर उसको साफ़ किया गया। अभी वहाँ पर गार्डन बन गया है। उसके बाद मैं काउंसलर का चुनाव लड़ता हूँ, और काउंसलर के चुनाव में पहला व्यक्ति हूँ जो क्वेश्चनायर बनवाता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उसमें 99.9% लोगों ने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं वही क्वेश्चनायर उठाया, वहाँ GBM होती है, जनरल बॉडी मीटिंग, GBM में गया। और GBM में मैंने कहा देखिए मुझे इतना सहयोग मिला है, इतने लोग कहें चुनाव लड़ने के लिए, और मैं चुनाव भारी मार्जिन से जीत जाता हूँ। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। और तमाम आंदोलन, चाहे छात्र आंदोलन हो, UGC
का आंदोलन था, जिसमें फीस बढ़ोतरी हुई थी और वहाँ पर हमारे विद्यार्थियों का जो स्कॉलरशिप मिलती उसमें कट हुआ था। उसके बाद जेएनयू में रहते हुए बहुत सारे आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, जैसे वहाँ पर होता क्या है, सफाई कर्मी होते हैं, उनका वेतन समय पर नहीं मिलता था। मैंने एज ए हॉस्टल प्रेसिडेंट बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद यूजीसी मूवमेंट आपको बताया ही मैंने, किसानों के बहुत सारे आंदोलन में उसको शामिल हुआ। अब बहुत सारे सरकार विरोधी, क्योंकि जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आइडियाज़ ओपन रहते हैं, वहाँ पर डायलॉग होता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है और वहाँ पर हर व्यक्ति और हर विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति अपनी बातें आलोचनात्मक तरीके से कहता है और उसकी बात वहाँ सुनी जाती है, सबकी विचारधाराओं का वहाँ सम्मान होता है। मैं उसी परंपरा का व्यक्ति हूँ। वहाँ से चल करके मैं समाजवादी पार्टी में आया, लगभग 10 साल काम करते हो गया और समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा अम्बेडकर वाहिनी का, और जेएनयू में मैं स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी के मेंबर रहा, जेएनयू में इलेक्शन कमेटी के मेंबर रहा, जेएनयू में हॉस्टल का प्रेसिडेंट रहा, जेएनयू में काउंसलर रहा, जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और तमाम ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक की बातों को सुनती हैं, चाहे वो छात्र का मुद्दा हो, चाहे वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो पब्लिक के और जो दैनिक दिनचर्या की सब चीज़ें होती हैं। मैंने वहाँ वादा किया था कि अगर 2 दिन के अंदर इन मेस वर्कर और सफाई कर्मी का पैसा और वेतन नहीं आएगा तो आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करा दूंगा। वो पैसा तुरंत उनका 2 दिन के अंदर रिलीज़ हुआ। मतलब इस तरीके से ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो राजनीति आज एक नया आयाम ली है, जिसमें लोग मनी पावर, मसल पावर को महत्व देने लगे हैं। राजनीति तो है नहीं एक्चुअली, वो बेसिकली एक बिजनेस है और बिजनेस को जो बढ़ावा देंगे आप तो देश का बटाधार होना तय है। आप राजनीति करने आ रहे हैं बिजनेस? मैं राजनीति करने आया हूँ और राजनीति में बाई चांस नहीं आया हूँ, बाई चॉइस आया हूँ। इसलिए मैं राजनीति करने आया हूँ और राजनीति ऐसे करने आया हूँ जो इस समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उस राजनीति से उसका फ़ायदा हो। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि मनुष्य के दिमाग का जो मनुष्य जो काम करता है उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। अगर उसमें मनुष्यता का, मानवता का उसमें स्थान नहीं है तो मुझे लगता है कि उस राजनीति करने कोई मतलब नहीं है। आप भी देखते होंगे चौराहे में, गली में, नुक्कड़ों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है शिक्षित युवा प्रत्याशी। लेकिन अगर हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप सामने ही देख रहे हैं, इन्होंने जिस तरह अपने शिक्षा के बारे में बताया और अगर युवाओं की बात किया जाए, ये खुद युवा हैं। अच्छा, आपके साथ युवा बहुत जुड़े हुए हैं, युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, युवाओं को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा आज बहुत भारी संख्या में अपने हक और अधिकार और अपने दिमागी विकास के लिए उत्सुक है और अपने आप को बदलती दुनिया में अपने आप को उसमें शामिल करना चाहता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई व्यापार का क्षेत्र हो, या कोई ऐसी जो विधाएं हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, युवा अपने आप को उसमें जोड़ करके और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। आज देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे नए नए अधिकारी बन रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी आपको सामने आ रहे हैं। राजनीति में नए नए लोग आ रहे हैं। राजनीति में पहले पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब था कि नौकरी करना है, राजनीति नहीं करना है। आज भी आप देखेंगे चीज़ों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार जिससे हम लोग भी आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की चाहत क्या होती है कि लड़का एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, डीलिट कर लिया, डॉक्टरेट हो गया, पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, अब इसको नौकरी करना चाहिए। लेकिन किसी भी काम करने के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। हम लोग शुरू से अभावग्रस्त ज़िंदगी रही। ज़िंदगी इसलिए अभावग्रस्त रही क्योंकि गांव के हम लोग संबंध रखते थे। और गांव में जिस तरीके की शोषण, जिस समाज को मैं ताल्लुक़ रखता हूं, गांव में जिस तरीके शोषण और उनके साथ अमानवीय व्यवहार जो होता है, उसको लेकर के भी मन में राजनीति करने का एक आया मन में कि राजनीति किया जाए, हो सकता राजनीति। क्योंकि कांसीराम, जो बहुजन नायक मानवर कांसीराम कहते थे कि पहली बात कहते थे सामाजिक परिवर्तन की में राजनीति संभव नहीं है, लेकिन वो दूसरी बात कहते थे कि राजनीतिक परिवर्तन से ही समाज का भला होना है। राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
और ये प्रेरणा मुझे लगता है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांसीराम, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव और तमाम ऐसे महापुरुष, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा, जो उनका स्नेह, समाज को एक नया ज्ञान देने का काम किया उन्होंने, ये परंपराएं वहाँ से चल करके आती हैं। और ये परंपराएं उसी परंपरा को लेकर के, उसी विचारधारा को लेकर के, उसी व्यवस्था जो वो परिवर्तन की सोच रखते थे, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मैं भी अपना छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। दिलीप जी, अगर मैं बात करूं 2027 के चुनाव को, आप 2027 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 2027 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और 2027 का चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र को बिना बचाए या लोकतंत्र को बिना सुरक्षित किए या अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको लोकतंत्र में, सच्चे लोकतंत्र में शामिल किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए 2027 के चुनाव, खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हर एक नागरिक के जीवन और जीविका का चुनाव है। क्योंकि जीवन और जीविका दोनों खतरे में आ गई है। मैं बात करता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, और ये अभी कहना भी चाहता हूं, मैं अपने आप भी लागू करना चाहता हूं। बिल्कुल कहिए। सरकार का दायित्व, सबसे पहले दायित्व तो है, एक तो है रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराना, लेकिन उससे पहले के दायित्व तो सरकार का होता है कि पब्लिक सुरक्षा। सड़क चलते आदमी 12 बजे जा रहा, 2 बजे जा रहा, 3 बजे जा रहा है, ये महसूस कर सके मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मेरा कोई पैसा नहीं छीनेगा, मेरा कोई मोबाइल नहीं छीनेगा, या कोई लड़की या कोई लड़का रात को अगर जा रहे, कोई महिला जा रही है तो उसको ये लगे कि ऐसी सरकार चल रही है जिसमें मुझे सुरक्षा प्रदान की गई है, मेरे साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं होगा, मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। हम ऐसा सरकार चाहते हैं। अब ऐसी सरकार को लाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव, जिनके अंदर जिन्होंने एक पीडीए का ग्रुप बनाया है, पीडीए का जो सतरंगी ग्रुप बनाया है, उस सतरंगी ग्रुप में पीडीए के जितने दुखी, पीड़ित, अपमानित और इस समाज में जो उपेक्षित लोग हैं, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो गरीबी से उपेक्षित हैं, जो छुआछूत से उपेक्षित हैं, सरकारी योजनाओं से उपेक्षित हैं, या समाज में ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड हैं, उन सबसे जो उनका जो दोहन किया जा रहा है, जो या उनका जो नुकसान किया जा रहा है, जो उनको गुमराह किया जा रहा है, उन सबसे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव। जिस तरह भी आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो क्या लगता है आपको बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अगर मैं बीजेपी की बात करूं, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज की डेट में महिलाएं 12 बजे रात को भी कहीं जा सकती हैं। ये केवल एक फर्जी दावा है, ये फर्जी दावा है। आप देखें, अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत की सरकार कह लें, एक इन्होंने नारी वंदन अभियान जो लोकसभा राज्यसभा में बड़ा हल्ला हुआ, और समाजवादी पार्टी के सांसदों के घर के सामने हमारे समाज की महिलाएं जाकर के धरना प्रदर्शन दे रहे। धरना प्रदर्शन करना चाहिए और उनका राइट अधिकार है, लेकिन हम कह रहे जो कानून पहले पास हो गया, जो कानून पहले पास हो गया उस पर चर्चा आप कर रहे हैं, एक चीज़। और मैं बताऊं, जो मेरी पार्टी के महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव हैं, एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी या विधायक हैं, उन्होंने उनका पुतला जलाया, उस पुतले से झुलस गई। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जो महिला सेफ्टी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले अस्पताल में जो भर्ती महिला थी उनको देखने गए, सबसे पहले भाजपा कोई नेता नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान, चाहे नारी वंदन अभियान है, चाहे बेटी बचाओ अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था ना, लेकिन आप देख लीजिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप देखिए, मोबाइल उठा के देखिए, अखबारों में देखिए, कहीं न कहीं घटना घटित हो रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रत्येक दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे महिलाओं को लेकर के अपराध हो, चाहे अनुसूचित जातियों पे हमला हो, चाहे बैकवर्ड समाज पे हमला हो, चाहे माइनॉरिटी समाज पे हमला हो। कहने का मतलब जो गरीब है उसको सताया जा रहा है सरकार में, उसको परेशान किया जा रहा है सरकार में, और उस परेशानी से मुक्ति का रास्ता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। उसको तो अगर मैं विपक्ष की बात करूं, गुंडों की पार्टी बताते हैं, उनकी सरकार में बहुत सारी गुंडाई होती है। आप कह रहे हैं कि वो गरीबों की आवाज़ उठाती है। देखिए, जैसे कोई गांव का व्यक्ति बिजनेस करता है, नया नया बिजनेसमैन होता है, अगर गांव का व्यक्ति है, वो अगर बढ़िया गाड़ी से, गांव में कुछ पहले से जो पुराने अमीर हैं
उनके घर के सामने से जाता है, लोग कहते हैं कि देखिए ये आदमी, उसके ऊपर लांछन लगाते हैं लोग कि ये आदमी कुछ होगा, उसके ऊपर कोई न कोई लांछन लगा देंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पसंद है कि हमारे जैसा मकान, हमारे जैसे गाड़ी में कोई गरीब आदमी कैसे चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का टोटल शगुफा है और ये भारतीय जनता पार्टी बदनाम करती है कि गुंडों की पार्टी है। हम कहते हैं गुंडों की पार्टी है, तो अभी सरकार में जो गुंडे थे कहाँ गए सब? तब तुम्हारी पार्टी में चले गए। जो गुंडे थे वो कहाँ गए सब? तो गुंडों का पालन पोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी केवल बदनाम किया गया। हमारी पार्टी नीतियों पर चलती है। हमारी पार्टी गरीबों को सुरक्षा कैसे मिले, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, उसकी बात करती है। तो ये इस तरीके के जो स्लोगन और नारे सरकार के द्वारा गुंडों की पार्टी आज भी बोल रहे हैं। आप बताओ, विपक्ष में हम हैं, सत्ता पक्ष में तुम हो, प्रदर्शन विपक्ष वालों के घर पे हो रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के। ये केवल केवल इनका फर्जी ड्रामा है। इसको ड्रामा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ड्रामे के अलावा इनके पास कोई आइडिया नहीं है देश के विकास के लिए। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं, अगर आप सुल्तानपुर के हैं, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा की बात की जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और एक विधानसभा ऐसी है इसौली जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कहीं ना कहीं इस बार 27 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं या बड़े कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ नेता हैं, सबका फोकस है इसौली में। वो कह रहे हैं कि आने वाले 27 चुनाव में हम 5 सीटें ले रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। इसलिए आप देखिए इनके जो नेता हैं ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम तो विपक्ष में हैं, काहे परेशान हो आप सरकार चलाओ ना। आप हमारे पीछे को पड़े हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब से पीडीए माननीय अखिलेश यादव साहब ने बनाया है तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पीडीए के नारे से और पीडीए की गोलबंदी से और पीडीए जैसे एक सतरंगी ग्रुप से जो पीडीए सबकी बात करता है, उससे घबराए हुए हैं किस प्रकार से इनको गुमराह किया जाए। आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये पीडीए का ही असर है। जो पीडीए कुछ लोगों को राज्य मंत्री ही बनाया गया, वो पीडीए के लोगों को बनाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी में किसी पीडीए समाज का सम्मान नहीं है। सांसद बनना अलग बात है, विधायक बनना अलग बात है, सम्मान पाना अलग बात है। तो सम्मान और सुरक्षा की गारंटी अब समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार और समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। अगर मैं डॉक्टर दिलीप गौतम जी की बात करूं, आपकी बात करूं, देखा जाए आप युवा हैं, शिक्षित हैं, कैसे आप सोचे कि नहीं मुझे भी इस बार 2027 में अपना दांव खेलना चाहिए कादीपुर से, तो क्या कुछ आइडिया आया? देखिए, मैं आइडिया क्या आया, मैं 2022 का टिकट भी मैंने मांगा था समाजवादी पार्टी से। अच्छा। केराकत है, एक जौनपुर में सीट है, रिजर्व सीट है केराकत, वहाँ से केराकत से मैंने टिकट मांगा था। और आप जानते हैं राजनीति बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वहाँ के प्रत्याशी को जिताए, उनका प्रचार किया, उन प्रत्याशी वहाँ के जीते और जीत करके विधायक बने। प्रसन्नता हुई, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद क्योंकि वो बहुत मेरे घर से भी दूर पड़ता था, अगर व्यवहारिक भी हम बात करें, कादीपुर कैसा सीट है कि कादीपुर हमारे घर की सीट है। मतलब यहाँ हमारे नात रिश्तेदार यार दोस्त और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं, चाहे वो रिश्तेदारी आप कह लो या घर के बगल कह लो आप। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में विचार आया कि मैं अब घर के लिए कुछ करूँ। मैंने दिल्ली में भी काम किया, आपको बताया मैंने राजनीतिक काम किया दिल्ली में भी, सामाजिक काम किया दिल्ली में भी, तो मैंने वहाँ भी काम किया। तो मैं सोचा अब घर के बगल कुछ लोगों का काम, इनका भी कुछ काम किया जाए, इनके बीच रहकर कुछ सीखा जाए। और विधायक बनना, सांसद बनना एक अलग बात है। हम कहते हैं पहले एक ऐसा समाज बनाना है जिस समाज को सही सोच के साथ आगे बढ़ाना है। वो समाज अपने हक और अधिकारों की बात करे, वो समाज अपने जो उनके अधिकार हैं उस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, उन अधिकारों की चर्चा करें, हम उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, हमारा समाज कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे आए, कैसे शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। इसलिए मैं पढ़ाई करने इतना दूर गया, तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, तमाम दुखों को झेलते हुए मैंने पढ़ाई इसलिए किया
क्योंकि बिना पढ़ाई के आप समाज में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के लिए कुछ करना भी चाहते हो उसके लिए आप पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे मन में आया कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, कुछ समाज के लिए भी काम किया जाए, और सामाजिक दृष्टिकोण से ही इस समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं चुनाव की बात करूं, कोई भी अपना ताल ठोकता है तो चुनावी मुद्दा यह होता है, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कादीपुर से? देखिए, अभी तो चुनाव मानी जी के ऊपर है, किसको चुनाव यहाँ लड़ाया नहीं, जाएगा। ठीक है, अगर आप भी हैं तो हाँ, होगा। लेकिन अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हम पार्टी की बात करें, मैं लड़ता हूँ मान लीजिए ठीक ठीक, चुनाव, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेरा जो उद्देश्य है पब्लिक सुरक्षा, क्योंकि उसका मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। रात को हम लोग आते हैं जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है अगर किसी के साथ कोई गलत अमानवीय कृत्य हो जाता है। हम चाहते हैं कि पब्लिक सुरक्षा हो, और पब्लिक सुरक्षा के साथ साथ इस देश और इस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो। इस क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, और यहाँ की रोड सड़क पे आप चल रहे हैं, देख रहे हैं रोड की क्या हालत है, वो तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। यहाँ पर अच्छे हॉस्टल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चे रह करके, जो गांव में बच्चे रहते हैं, हम लोग भी गांव में ही रहते थे, तो गांव में बच्चा पढ़ता ज़रूर है लेकिन घर का माहौल अलग होता है। तो उस बच्चा और बच्ची के लिए हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पे हो, अस्पताल, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था हो, सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था हो, और यहाँ पर कोई इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिस प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया आ गई है। तो हमारे नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़की, वो नौजवान उस विधा को सीखे, कंप्यूटर जैसे बदलती दुनिया में कंप्यूटर से जुड़े, और अपने आप को ऐसा यहाँ पर कोई प्रोग्राम बने, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बने जिससे लोग उससे जोड़ सकें। और गांव के लोग जो हेजिटेशन होता है, मैंने देखा हेजिटेशन होता है, उसके लिए काउंसलिंग सेंटर, छोटे छोटे काउंसलिंग सेंटर खोले जाएं और उनकी काउंसलिंग की जाए, कैसे आप दुनिया को बदल सकते हो। आप देखेंगे नशा समाज में इतना व्याप्त है कि उस नशे से बहुत सारे नौजवानों की हालत ख़राब होती जा रही है। उनकी काउंसलिंग के लिए कोई सेंटर खोले जाएँ, कोई व्यवहारिक सेंटर खोले जाए। हम नहीं कहते उसमें 100% हमारा रेट आएगा, 100% हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या 100% हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन हम कहीं छोटा सा प्रयास करेंगे, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। और मेरा तो पब्लिक सुरक्षा को लेकर के इतना मेरा वो है कि पब्लिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से आप देखें गांव में या खास करके ग्रामीण अंचल में अस्पतालों की इतनी असुविधाएँ हैं, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुल जाए यहाँ पर, और एक क्यों खुल जाए, हर क्षेत्र में लगभग इतना बड़ा क्षेत्र कम से कम 2 खुल जाएं, जिससे कि यहाँ के लोग बढ़िया इलाज करा सकें। और हॉस्टल, इसलिए मैंने बोला कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सके, और कुछ ऐसे संस्थान खोले जाएं जहाँ पर कुछ सरकारी छात्रवृत्ति दे करके उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, और शिक्षा से जोड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएँ, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। और जैसे बिजली की समस्या आप देखिए, बिजली की समस्या अभी भी है, बहुत सॉल्व नहीं हुई है, हाँ पहले से बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नई व्यवस्थाएं आए। और सच बताएं तो किसानों की जो हालत है, आप देखें गांव में, ग्रामीण अंचल में टाइम पे खाद नहीं मिलती, टाइम पे बीज नहीं मिलता। उन किसानों के लिए ऐसे ऐसे जो केंद्र खोले जाएं जिससे कि किसानों को बहुत दूर न जाना पड़े, अपना वहाँ से अपना अनाज उठाएं, अपना खाद उठाएं, अपनी खेती करें। क्योंकि किसानों को बहुत लाभ अभी नहीं होता है, किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनको दौड़ना भी ना पड़े और उनकी व्यवस्था हो जाए। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारे खास करके विधानसभा कहूँ, ज़िले की बात करूँ, हमारे लोग बाहर कमाते हैं, आपकी जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहते हैं। वो बिहार रहते, वो पंजाब रहते हैं, वो मुंबई रहते हैं, बंगाल रहते हैं, और अन्य प्रदेशों में भी रहते हैं। आप देखेंगे शादी विवाह के टाइम, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, व्यवहारिक बात करता हूँ। शादी विवाह के समय जब वो आना चाहें तो उनको 100 बार सोचना पड़ता, मैं जाऊँ कैसे, ट्रेनें कम हैं, ट्रेन का टिकट मिलता नहीं, वो चालू में आते हैं, उसमें चोरी होती है, छिनैती होती है। हम चाहते हैं कोई ऐसा रिजर्वेशन सेंटर खोले, बढ़िया रिजर्वेशन सेंटर खोले, और कम से कम ग्रामीण अंचल को कोई ऐसी व्यवस्था हो कि गांव के लोगों को, देखिए बड़े लोग तो फ्लाइट से उड़ रहे हैं, बड़े लोग तो वंदे भारत से उड़ रहे हैं, बड़े लोग तो राजधानी से उड़ रहे हैं, लेकिन गांव का जो व्यक्ति है, गांव का जो किसान है, गांव का जो मजदूर है, या गांव का जो नौजवान है, कम से कम उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, कोई ऐसा सेंटर खुले, रेल विभाग से बात करके चीज़ों को करके। क्योंकि मैं फ्यूचर की प्लान बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें ना भी हो, लेकिन मेरे मन में जो आइडिया आ रहा है मैं उसको आपके सामने बात कर रहा हूँ।
ऐसा कोई सेंटर खुले कि उनको उससे लाभान्वित किया जाए, उनकी परेशानियां कम हो। इन सब सारी विषयों को लेकर के मैं अपने इस दल में भी बात करता हूं और मैं कहता हूं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो कोई रोज़गार का ऐसा सिस्टम भी ग्रामीण अंचल में बने, रोज़गार की कोई व्यवस्था ऐसी बने कि यहाँ के लोग यहीं रोज़गार करें, अपने परिवार में रहें, माँ बाप को देखें, ऐसा भी कोई सिस्टम बनना चाहिए। अभी आप जब मुद्दा अपना बता रहे थे तो उसमें एक मुद्दा ऐसा था महिला सुरक्षा को लेकर के या पब्लिक सुरक्षा को लेकर के। क्या लगता है आपको कादीपुर की पब्लिक सुरक्षा में नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुरक्षा में नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में भय है, लोगों के मन में डर है। और केवल कादीपुर की बात नहीं, आप प्रदेश की बात करें, अखबार सुबह ठीक उठा है, के आप देखें। कादीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कादीपुर की मैं बात कादीपुर की बात कर रहा हूँ। कादीपुर में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं और कादीपुर में भी उस व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। और महिला सुरक्षा तो एकदम ज़रूरत है, गरीबों की सुरक्षा तो एकदम ज़रूरत है। राजनीति का मकसद ही आपका पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। राजनीति का मतलब ही आपको जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ अपमान हो रहा है, जिनके साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसी को सुरक्षा करने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है। राजनीति का उद्देश्य है गांव, गरीब, किसान, उपेक्षित, वंचित, परेशान, लाचार, बेबस लोगों की मदद करना। राजनीति का उद्देश्य ये होना चाहिए। अगर मैं कादीपुर की बात करूं तो आपको बड़ी समस्या क्या लगता है जिस पे काम होना चाहिए अभी नहीं हुआ है? देखिए, कादीपुर में बहुत समस्याएं उस तरीके से, मैं तो ये कहूँगा कादीपुर में जैसे कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज हो जाए, बढ़िया बड़ा मेडिकल कॉलेज हो जाए कादीपुर में, बड़े बड़े हॉस्टल्स कुछ बन जाए, खास करके लड़कियों के लिए। जो लड़कियां नहीं जा पा रही, पढ़ नहीं पा रही, उनकी शादी आज भी लोग कहते हैं 2026 चल रहा है, लेकिन आप देखिए, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं तो देखता हूँ कि कम उम्र में शादियाँ कर दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं उनके पास है, रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास कोई बड़े घर नहीं हैं कि 4 बच्चे 5 बच्चे रह पाएँ। तो बाहर कोई ऐसा माहौल अगर हॉस्टल टाइप से मिल जाएगा तो कम से कम बच्ची पढ़ेगी और अपने जीवन के बारे में और अपने करियर के बारे में सोच पाएगी। हॉस्टल हो गया या इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज हो गए, कोई रोज़गार सेंटर ऐसे खुल जाए सरकार के माध्यम से, जिससे कि वो गाँव से निकल करके, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गांव से निकल करके वो पढ़ाई लिखाई अपना कर सके और अपने करियर के बारे में सोच सके। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। जिस तरह आपने कादीपुर से 2027 में विधायक बनने का सपना देखा है, अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं या जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे कादीपुर में? देखिए, सबसे पहले जो पुलिसिया प्रताड़ना है, पुलिस का प्रताड़ना, ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस में सुधार बहुत सख्त ज़रूरत है। केवल इस विधानसभा की नहीं, प्रदेश की पुलिस गरीबों को इतना प्रताड़ित करती है, इतना प्रताड़ित करती है, फर्जी मुकदमे लगाती है। अगर उसने पैसा थाने पर नहीं दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। दूसरी, यहाँ पर पब्लिक सुरक्षा की बात मैंने किया। तीसरा, मैंने कहा कि यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था ठीक हो जाए और हमको छोटे छोटे जैसे दिल्ली वगैरह में CSC सेंटर, यहाँ भी CSC सेंटर खुले हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुला था आम आदमी पार्टी की सरकार में, उस टाइप का ऐसा कोई क्लिनिक का सेंटर खुल जाए, सरकारी डॉक्टर वहाँ बैठे और यहाँ पर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने रोज़गार के माध्यम से कि यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि उन लोगों को यहीं पर रोज़गार मिल सके और यहाँ पर कोई इन्वेंशन करके अपने को इस्टेब्लिश करके फिर वो आगे अपने जीवन को, अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। देखा जाए आप युवा हैं, शिक्षित हैं, कि एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं कादीपुर विधानसभा की। आप भी वहीं के रहने वाले हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर विधायक हैं? क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, हम तो जनता के बीच में घूम रहे हैं। हाँ, तो आप बताइए ना। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में इतनी नाराज़गी है, इतनी व्यवस्थाओं को लेकर नाराज़गी है। और मैंने आपसे कहा कि अस्पतालों की हालत, मैंने कहा कि पुलिस की हालत। आपने सड़कों की बात की थी तो कई बार उनका बयान भी आया हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे रोड है जो वो बनवाए हुए हैं आपके कादीपुर में। देखिए, काफ़ी सारे रोड है, मुझे लगता है अपने घर की तरफ रोड बनवाए होंगे। उनके घर की तरफ से एक रोड गई है, उसको नहीं बनवा पाए तो दूसरी रोड क्या बनवाएंगे? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गई है वो रास्ता गया है, आप कभी जाके देखिए, इतना इतना गड्ढा है, घुस जाइए तो निकल नहीं पाइएगा आप, गाड़ी की टायर फंस जाता है उसमें। उनके घर की तरफ से ही गया, उसको ठीक नहीं करा पाए, विधानसभा में क्या ठीक कराएंगे? वो कुछ नहीं किया उन्होंने केवल नफ़रत 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 फैलाई और समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर कादीपुर के विधायक की मैं बात करूँ तो उनका एक बयान
आपत्तिजनक उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आपने सुना था, उसको किस तरह देखते हैं आप? वो बहुत ही बेहद निंदनीय और जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। एक चुने हुए प्रतिनिधि को, किसी भी दल के आप विधायक हों और किसी पार्टी के आप विधायक हों और किसी भी पद पे हों, इस तरीके से अमानवीय और जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया मैं नहीं कर सकता, वो बेहद निंदनीय था। और समाज को ले करके अगर सोचा जाए कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से बयान देता है, मुझे लगता है पूरी तरीके से वो गलत था। और उसको ले करके समाज में जो एक माहौल बना कि दूसरे लोग भी उसको, जैसे होता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो नीचे वाले भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग कोटेशन, महापुरुषों की कोटेशन है, कोटेशन कभी गलत नहीं होती, लेकिन उस कोटेशन को गलत वे में आपने प्रेजेंट किया। उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती में कोई फला, वो मैं शब्द का यूज नहीं करूँगा, वो नहीं दिखा। हम कहते वो दिखा कि नहीं दिखा, ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, जिनके रिजर्वेशन के माध्यम से, जिनके आरक्षण के माध्यम से आपने सत्ता हासिल की या विधायक की कुर्सी मिली, उस समाज के हित में आपने कितना काम किया? क्या आपने अपने भाषण में अंबेडकर जयंती के अवसर पर क्या आपने बयान दिया कि इस जिले के या इस विधानसभा के दलित समाज के लोग जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, मैंने उनके लिए क्या काम किया? क्या आपने बताया? आपने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ काम ही नहीं किया है। इसलिए आप अपने आइडिया को, अपनी बातों को दूसरी तरह का डाइवर्ट करना चाहते हैं, धर्म के मुद्दे में फंसाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? भाजपा के लोग जाति पे अगर आएंगे तो फंस जाएंगे, धर्म पे आएंगे तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो धर्म की बात करते हैं। वो शब्द का प्रयोग इसलिए उन्होंने किया कि जो जिनको खुश करना चाहते थे वो लोग खुश हो गए, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो लोग खुश हो गए, लेकिन जो एक महामना रामस्वरूप वर्मा हुए थे, वो कहते थे कि समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं, और जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। तो जिसमें समता की चाह नहीं है, वो नेता हो जाए, मंत्री हो जाए, विधायक हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, उसको ये समाज स्वीकार नहीं किया है, कभी नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए उनका जो बयान था वो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत निंदनीय था और घृणित था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिलीप गौतम जी, कादीपुर विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से 2027 के चुनाव में अपना ताल ठोक रहे हैं। टिकट के लिए मैदान में है, उसके बाद में 27 का चुनाव के लिए। जिस तरह हमने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की, विकास के लेकर के, या अगर ये चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से, इनका मुद्दा क्या है? अब सवाल ये है कि जनता किसको चाहती है, कादीपुर की जनता किसको विधायक बनाना चाहती है। हमारी टीम कादीपुर भी क्षेत्र में कवरेज करेगी, जनता से जानेगी कि वो आने वाले 2027 में किसको चुनेंगे अपना प्रतिनिधि, किसको बनाएंगे कादीपुर से विधायक। जुड़े रहिए अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।